Hello everyone and welcome to our educational channel Next Level Academy. This is me Rona Vardhan and आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 2. ओके, तो इस वीडियो में ना हम मेनली फोकस करने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में. तो रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक्ट जो था ये ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था. तो ये क्या चीज़ है, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, इसका इतना आउटरीच क्यों हो रहा था, इसका ओपोज में इतने लोग क्यों आ रहे थे, ठीक है, इसके लिए इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के लिए क्या क्या करा था, ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करा था, और ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्स में क्या करा था, हम ये भी पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है, रॉलेट एक्ट का ही एक पार्ट है. ओके, जलियांवाला बाग जो है पंजाब में, उसमें कैसे इतने सारे लोगों को मारा गया, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, किसने मारा, हम ये भी पढ़ने वाले हैं. साथ ही साथ जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो आग फैली इंडिया में, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, उसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट कैसे गांधी जी ने उसका यूज़ किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. और फाइनली हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, कैसे ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, इसके अंडर और कितने सारे मूवमेंट हैं, हम ये सब भी पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो बने रहिए एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आपको अच्छा लगा है, देन प्लीज़ मेक श्योर यू गिव अस अ लाइक. Okay, comment down below your queries and your doubts and whatever you want to, and subscribe our channel. Okay, show us support and press the bell icon and share it with your friends. Okay, don't be selfish, share it. Okay, so yeah, let's continue. So let's start the Rowlatt Act. तो अभी देखते हैं जो ये रॉलेट एक्ट है ये है क्या, व्हाट इज रॉलेट एक्ट. तो ये जो एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करा. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन? ये जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल करा, मतलब एक फॉर्म करा, उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया. और इस एक्ट को उन्होंने पास कर दिया जबकि इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने एक साथ मिलके इस एक्ट के खिलाफ मतलब इन्होंने अपोज करा था, इसके खिलाफ थे. फिर भी इंडियन मेंबर्स को तो वो इंसान ही नहीं समझते थे, उन्होंने इग्नोर करा, पूरा मतलब अनदेखा करके ये एक्ट को पास कर दिया. अभी रॉलेट एक्ट करता क्या है? ये रॉलेट एक्ट जो है ना, वो पुलिसमैन को काफी ज्यादा मतलब भयंकर पावर देती थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए. ठीक है, अब देखो जो ये मूवमेंट्स होता था, पॉलिटिकल लीडर्स ही तो उसको बढ़ावा देते थे ना, लीड करते थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए या बाकी कोई हो गया. तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट क्या पावर देती है ना, बिना किसी चार्ज के या बिना किसी आप सबूत के या कोई कागजात के आप उठाओ, आप देख रहे हो, आपको लगता है, शक भी हो रहा है आपको कि ये इंसान, भले वो इंसान इन्वॉल्व है भी नहीं, अगर ब्रिटिशर्स को शक भी हो रहा है कि ये इंसान नेशनल मूवमेंट्स में पार्ट ले रहा है या लीडर है या कुछ भी है, तो बिना किसी सबूत या बिना किसी ट्रायल के उसको उठाओ और जेल में बंद कर दो 2 साल के लिए ट्रायल के नाम पे. तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो उठाते थे, जिसके खिलाफ ऑफ कोर्स इंडिया में काफी लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था. तो गांधी जी ने क्या करा इस रॉलेट एक्ट के लिए? नाउ लेट्स सी दैट. गांधी जी ने, उनको तो नॉन वायलेंस ही चाहिए था, उन्हें वायलेंस पसंद नहीं था. तो उन्होंने क्या बोला कि एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लाएंगे, लेकिन नॉन वायलेंट वे में, ये सब घटिया लॉस के अगेंस्ट में. तो उन्होंने हड़ताल स्टार्ट करा 6 अप्रैल 1919 में. रैलीज ऑर्गेनाइज करे गए, ठीक है, काफी सारे शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज करे गए, पोस्टर्स लेके लोगों ने स्ट्राइक करा, प्रोटेस्ट करा, डेमोन्स्ट्रेशन करा. वर्कर्स जो थे रेलवे वर्कशॉप के, उन्होंने स्ट्राइक में वो चले गए. अब अगर वर्कर्स रेलवे के स्ट्राइक में चले जाएंगे तो रेलवे ठप पड़ जाएगा. शॉप्स जो थे वो बंद हो गए. तो काफी ज्यादा पूरा हड़ताल हो रहा था पूरे देश में. ब्रिटिशर्स को तो ये पसंद नहीं आ रही थी. तो ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्स में क्या करा अभी ये देखते हैं. तो ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने डिसाइड करा कि नेशनलिस्ट जो ये बंदे हैं, ये जो नेशनलिस्ट वाले इंसान है, इसको तो हम दबाएंगे, बहुत दबाएंगे. और क्यों दबाना चाहते थे, उसको क्यों
सप्रेस करना चाहते थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था ये जो इतना पॉपुलर भयंकर वे में इतना नेशनल मूवमेंट जो हो रहा था, सिविल डिसोबीडियंस वगैरह वगैरह जो हो रहा था, इससे वो डर गए। ठीक है, क्यों डर गए? क्योंकि ये सब की वजह से जो रेलवे और टेलीग्राफ जो था वो ठप पड़ गया, कम्युनिकेशन भी ठप पड़ गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो उनको डर लगने लगा कि और ये कहीं फैल ना जाए, उससे पहले नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स को दबा दो। लोकल लीडर्स जो थे अमृतसर के, उन्होंने उठाया, रॉलेट एक्ट के तहत उन्होंने उठा लिया। और गांधी जी को तो उठा नहीं सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस थे, तो और ज्यादा वायलेंस होने का चांसेस था, और ज्यादा आग लगने की चांसेस थी फ्रीडम मूवमेंट में। तो उन्होंने सोचा गांधी जी को दिल्ली में आने से मना कर दो, दिल्ली में आने से उनको बैन कर दिया। तो 10th अप्रैल में क्या हुआ ना, 10th ऑफ अप्रैल में क्या हुआ, पुलिस जो थी, ब्रिटिश पुलिस जो थी, उन्होंने अमृतसर में कुछ पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, कुछ लोग मिले, वो रैलीज में जा रहे थे, प्रोसेशन करके जा रहे थे साथ में मिलके, अपना नॉन वायलेंट वे में, पीसफुल वे में वो जता रहे थे, अपना एंगर जता रहे थे, अपना डिससेटिस्फेक्शन वो बोल रहे थे। उसके ऊपर ये ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ओपन फायर कर दिया, पूरा फायर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, लोगों के अंदर ना गुस्सा भर गया। उनको लगा कि यार नॉन वायलेंट वायलेंट तो कोई चीज नहीं होती, वो अगर हमें इंसान नहीं मानते तो हम क्यों इंसान माने। तो बहुत ज्यादा ब्रूटल एक्ट होने लगा। बैंक्स, जो ब्रिटिशर्स के बैंक्स थे, वहां पे अटैक होने लगा, पोस्ट ऑफिस में अटैक होने लगा, रेलवे स्टेशन में अटैक होने लगा। बेसिकली गवर्नमेंट के जो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जितने भी मतलब आपके ऑफिसेस थे वहां पे अटैक होने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अभी हम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते, उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी मार्शल लॉ क्या चीज होता है? मार्शल लॉ ऐसा होता है कि देश में जब एक बहुत परेशानी की, बहुत हार्डशिप का एक प्रॉब्लम आए, एक टाइम आए जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही, तब जो पावर है ना वो आर्मी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो आर्मी सब कुछ हैंडल करती है, आर्मी सब कुछ कंट्रोल में लाती है। तो ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लाया, और जनरल डायर, यही है शैतान, एक नंबर का बदमाश, तो इसको कमांड दे दिया गया, जनरल डायर ने कमांड संभाला। अब होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जनरल डायर के ही वजह से। तो जनरल डायर जो एक नंबर का शैतान इंसान है, वो क्या करता है, 13 अप्रैल में क्या होता है, जलियांवाला बाग में जो एक इनफेमस आपका जो इंसिडेंट है वो घटता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1650 बुलेट्स फायर की गई थी एक बार में। ठीक है, तो क्या होता है 13 अप्रैल में क्या होता है ना, काफी सारे लोग, लार्ज नंबर के लोग, लार्ज क्राउड्स, भीड़ आई जलियांवाला बाग के ग्राउंड में। कुछ आए प्रोटेस्ट करने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और बाकी जो रिप्रेसिव आपके जो लॉज है, जो टैक्सेस है, उसके खिलाफ वो अपना डिससेटिस्फेक्शन जताने आए, प्रोटेस्ट करने आए। और कुछ सिंपल ही जो आते जाते लोग होते हैं ना, जैसे जेसीबी देखने, जेसीबी की खुदाई देखने लोग रुक जाते हैं, तो लोग तब के जमाने में उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है जलियांवाला बाग में, इतना भीड़। तो कुछ लोग तो एनुअल बैसाखी जो मतलब मेला होता है, ईयरली जो मेला होता है, वो देखने आए थे। तो उन्होंने भीड़ देखा, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, तो देखने के लिए वो रुक गए। ठीक है, और काफी सारे जो लोग थे ना, विलेजर्स थे, बेसिकली गांव से आए थे, तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वो शहर के बाहर से आए थे, तो उन्हें ये भी नहीं पता, इसलिए वो एकजुट होके देख रहे थे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर्स तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आए ये डायर साहब, जनरल डायर, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जलियांवाला बाग में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत भीड़ जमी हुई है। डायर आया, उसने पूरा एरिया को ब्लॉक करा, जो बाहर निकलने का एग्जिट पॉइंट है उसको ब्लॉक करा, और जो भीड़ है उसमें ओपन फायर करा, मतलब पूरा ढाई ढाई ढाई, मतलब जितना मतलब गोली एक राइफल में होगी पूरा खाली कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो 1650 बुलेट्स फायर हुई, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, मतलब स्पेशली एबल्ड, सब पे मारा। कोई गोली खा के मरा, तो कोई कुआं था, गोली से बचने के लिए कुआं में कूद के वो डूब के मर गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, बाद में उसने बोला कि उसको एक मॉरल इफेक्ट जनरेट करना था इंडियंस के मतलब दिमाग में, स्पेशली जो ये सत्याग्रहीज है, जो ये सत्याग्रह मूवमेंट बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहे थे, उनके दिमाग में ये
उनको फील करवाना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो डरे, भय में रहे, वो टेरर में रहे और ऑ में रहे, मतलब एक डर के माहौल में रहे, एक डर के फीलिंग में रहे, वो अगेंस्ट में खिलाफ में वो ना जाए, वो रिटेलिएट ना करे, रिबेलियन ना बने, प्रोटेस्ट ना करे, भले वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, ठीक है, भले वो कोई वायलेंस ना हो, फिर भी बिल्कुल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चू तक नहीं करनी है, उसको ये करना था, ये वो मतलब मैसेज देना चाहता था इंडियंस को, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को इंसान तो मानते नहीं थे, ठीक है, इसलिए ऐसे करके उन्होंने मार डाला। अब ये जालियनवाला बाग का जब जो न्यूज है धीरे धीरे जैसे ही फैलने लगा ना आसपास के लोगों में, तो क्या होने लगा ना, देश भर में स्ट्राइक और प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों को लगा कि पीसफुल प्रोसेशन करने के बाद अगर ऐसे मच्छरों की तरह कुचल दिया जाए, गोलियों से भून दिया जाए, तो अभी तो पुलिस के अगेंस्ट पूरा क्लैश होने लगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हमला होने लगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठने वाली थी। गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत ज्यादा दबाया, लोगों को रिप्रेशन लाया, ह्यूमिलेट करा, और टेरर तो था ही, किसी को मार डाल रहे, किसी को फांसी टंगा रहे, तो ऐसा टेरर तो फैला ही रहे थे। तो सत्याग्रही जो थे ना, उनको फोर्स किया जाता था, जब भी वो कोई भी मूवमेंट करते थे, कुछ भी आंदोलन करते थे, उनको पकड़ते थे, उनको फोर्स करते कि नाक जमीन पे रगड़, ऐसे करके सबके सामने रगड़वाते थे। और ब्रिटिशर्स जो थे, साहिब्स जो उनको बुलाते थे, वो लोग मिलके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, क्राउल करने देते थे कि जमीन में रेंग, स्ट्रीट में रेंग और साहिब लोगों को सलाम कर, ऐसे करके वो ह्यूमिलेट करते थे। और ह्यूमिलेशन से भी अगर ब्रिटिश इंडियंस ना माने तो टेरराइज करते थे, मारते थे, गोली मार देते थे, भून देते थे। रिसेंटली आप हीरा मंडी में देख सकते हो कैसे बिब्बो जान को भून दिया जाता है लास्ट में गोलियों से, तो वैसे उनको खौफ बैठाया जाता था, ठीक है। लोगों को सरेआम चाबुक मारा जाता था, ना दैट लेदर का चाबुक चपाक करके मारा जाता था। गांवों को उड़ा दिया जाता था बॉम्ब में, स्पेशली कौन से वाले गांव, गुजरन वाला गांव जो पंजाब में है, अभी पाकिस्तान का पार्ट है वो, तो वहां पे क्या कर दिया जाता था, ऐसे गांव गांव में क्या बॉम्ब मार के गांव जला दिया जाता था, उड़ा दिया जाता था। इतना वायलेंस देख के, क्योंकि मतलब देखो, गवर्नमेंट तो मतलब वायलेंस कर ही रही है, अत्याचार कर ही रही है, साथ में जो इंडियंस है वो भी वायलेंट हो रहे। इतना अत्याचार, वायलेंस देख के गांधी जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने ये मूवमेंट को रद्द कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो रोलत सत्याग्रह है, इसने काफी ज्यादा मतलब ये मूवमेंट काफी ज्यादा फैला, लेकिन सिर्फ सिटीज और टाउन्स तक ही सीमित रह गया, ठीक है। ये विलेजेस में नहीं पहुंच पाई, विलेजेस के लोगों को इतना पता नहीं था कि ये रोलेट सत्याग्रह है क्या, ये रोलेट है क्या चीज, उनको इतना पता नहीं था। अब गांधी जी को क्या चाहिए था कि सारे लोग एक जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, उसके अंदर वो आए। तो ऐसा वो कुछ सोच रहे थे कि ऐसा तो कुछ एक ब्रॉड बेस्ड ऐसा कुछ एक मूवमेंट करना होगा जिसमें सारे लोग आए, और उनको ये पता था कि ये करना नामुमकिन है बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम साथ आएंगे तभी ये पॉसिबल था। तो तभी उनको दिखा एक अपॉर्चुनिटी, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब देखो खिलाफत मूवमेंट का स्टार्टिंग कैसे होता है। अब वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन जो टर्की है, ऑटोमन एम्पायर टर्की का, वो हार जाता है वर्ल्ड वॉर 1 में। तो जैसे जर्मनी में काफी ज्यादा आपको वर्सेलिस की ट्रीटी में क्या होता है, काफी ज्यादा आपको हार्श ट्रीटी दिया जाता है, काफी ज्यादा उन पे अत्याचार किया जाता है, अनफेयर ट्रीटी, पीस ट्रीटी साइन करवाया जाता है जर्मनी से, जिसकी वजह से क्या होता है, हिटलर का वो हिटलर पैदा होता है। वैसे क्या होता है ना, टर्की में ऑटोमन एम्पायर में एक ऐसा एक र्यूमर फैलने लगा, एक कहा सुनी फैलने लगा कि ये ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, ऑटोमन एम्पायर टर्की जो स्पिरिचुअल हेड थे, इस्लामिक हेड थे, इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड थे, जिसको खलीफा कहा जाता है, उनके ऊपर बहुत खतरनाक वाला एक ट्रीटी लगने वाला है। सो बहुत खतरनाक, बहुत हार्श ट्रीटी लगने वाला है, जहाँ पे उनके जो पावर है वो बहुत कम कर दिया जाएगा, ना के बराबर कर दिया जाएगा। तो खलीफा जो थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जो मुस्लिम्स के जो राजा थे या एम्पायर थे, स्पिरिचुअल गुरु थे,
उसके पावर को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में क्या किया गया, मार्च 1990 में खिलाफत कमेटी बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया? खलीफा के पावर्स को बचाने के लिए। तो बॉम्बे में खिलाफत कमेटी किसने स्टार्ट करा? टू मुस्लिम ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो उन्होंने ये खिलाफत कमेटी उन्होंने स्टार्ट करा। तो उन्होंने पहले गांधी जी से डिस्कस करा कि कैसे हम एक मास एक्शन कर सकते हैं, सबको साथ में लाके खिलाफत मूवमेंट में सबको ला सकते हैं, इशू में इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने डिस्कस करा क्योंकि गांधी जी को पता था कैसे लोगों को साथ में लाते हैं, कैसे साथ में मूवमेंट करते हैं। तो गांधी जी को यहाँ पे दिखा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऐसे गांधी जी है, मैंने पहले ही बोला था, गांधी जी इज अ वेरी वाइज एंड स्मार्ट पर्सन। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट ऐसे सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट इसलिए सपोर्ट करा क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर हम यहाँ पे मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम्स भी नेशनल मूवमेंट में वो सपोर्ट करेंगे और एक साथ हिंदू मुस्लिम मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ेंगे। तो कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस में सितंबर 1920 में उन्होंने एक बिल उन्होंने मतलब जॉइंट एक उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक स्टार्ट करा जाएगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। क्योंकि उन्होंने खलीफा का, बेसिकली ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि वो जीत गए थे वर्ल्ड वॉर 1। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि उनको खलीफा का पावर उनको बचाना था, डिफेंड करना था। तो खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट हो रहा था और स्वराज, सेल्फ रूल चाहिए था इंडिया को, उसके लिए भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करा था। एक तीर से दो निशाना, नॉन कॉपरेशन के अंदर खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट हो रहा था, स्वराज मूवमेंट का भी सपोर्ट हो रहा था। तो नॉन कॉपरेशन पूरे नेशन वाइड पूरा उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने लागू कर दिया कि हमें कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि खलीफा का पावर बचाना है। मुस्लिम्स लोगों को बोला खलीफा का पावर बचाना है तो बिल्कुल कोऑपरेट मत करो ब्रिटिशर्स के साथ। और बाकियों को बोला कि अगर सेल्फ रूल चाहिए, अगर इंडिया को आप खुद रूल करना चाहते हो, ब्रिटिशर्स से मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लो। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? तो गांधी जी ने अपने बुक में हिंद स्वराज जो 1909 में उन्होंने लिखा था, वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के लोगों ने कोऑपरेट करा, उन्होंने स्वागत करा, उन्होंने अपनाया ब्रिटिशर्स को, कोऑपरेट करते गए। और आज तक क्यों ब्रिटिशर्स रूल कर पा रहे हैं? क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी इंडियन कोऑपरेट कर रहे थे। उनका ये बहुत मानना था, वो स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे कि जिस दिन इंडियंस ने कोऑपरेट करना छोड़ दिया ना, जिस दिन इंडियंस ने ये ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट करना छोड़ दिया, ये ब्रिटिशर्स का जो पावर है, रूल है, इंडिया में 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और सेल्फ रूल स्वराज इंडिया में लागू हो जाएगा। इंडिया खुद को, अपने आप को रूल कर पाएगी। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन का जो आइडिया है वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट बना कैसे? तो गांधी जी का जो ये मूवमेंट का जो आइडिया है ना, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे स्टेजेस में अनफोल्ड हुई। एक बार में सब नॉन कोऑपरेशन पूरे देश में फैल गया ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके अनफोल्ड हुआ। तो पहले उन्होंने ना क्या करा, लोगों से विनती की कि ये जो गवर्नमेंट टाइटल्स देती है, ठीक है, टाइटल्स देती है गवर्नमेंट, जो अवार्ड देती है उसको रिटर्न कर दो, बॉयकॉट कर दो कि हमें नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम इसको वैल्यू मानते ही नहीं, वैल्यूएबल मानते ही नहीं है। और सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करो, ठीक है, कि गवर्नमेंट के अंदर सिविल सर्विसेज जो है हम उसमें काम नहीं करेंगे। आर्मी में जाने से बॉयकॉट कर दो, रिजिग्नेशन दे दो, मत जाओ काम में। पुलिस में आप अगर पुलिसमैन हो, अगर इंडियन हो और अगर ब्रिटिश पुलिस सर्विसेज में हो तो निकल के आओ। कोर्ट में आप मत जाओ अगर आप लॉयर हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मत जाओ, स्कूल में आप मत जाओ स्टूडेंट्स हो। और फॉरेन गुड्स जो है, जो लिकर, दारू आती है, कपड़े आते हैं कम दाम वाले, उस पे आप मत जाओ। इंस्टेंट आप क्या करोगे, खादी मूवमेंट आपका आया, राइट, स्वदेशी मूवमेंट आया, जिसके बाद उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे खादी को सपोर्ट मिला।
तो इसके बाद जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, गांधी ने बोला अगर आप ये सब नॉन कोऑपरेट करोगे, आप बॉयकॉट कर रहे हो, आप चुपचाप सिर्फ पीसफुली बॉयकॉट कर रहे हो कि हम नहीं करेंगे कोऑपरेट, हम आपको मार नहीं रहे, हम आपको पीट नहीं रहे, हम कुछ खराब नहीं कर रहे, हम बिल्डिंग्स को भी नहीं तोड़ रहे, लेकिन हम नहीं आएंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट अत्याचार करे तो फुल सिविल डिसोबीडियंस, कि हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम अपना करेंगे, ये वाला कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा, गांधी जी ने बोला। तो समर जो है, पूरा समर 1920 में गांधी शौकत अली के साथ उन्होंने पूरे इंडिया को पूरा इंडिया घूमा, उन्होंने घूम के सारे लोगों को समझाया नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, और उन्होंने क्या करा, सारे लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करा ये मूवमेंट के लिए। लेकिन कांग्रेस के बीच में ही काफी सारे ऐसे लीडर्स भी थे जो नहीं चाहते थे कि ये बॉयकॉट करना चाहिए। क्यों वो नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि इसके वजह से काफी ज्यादा वायलेंस हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे भी लोग थे जो ये सपोर्ट करते थे गांधी जी के आइडिया को कि हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए। तो सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, टसल होती है, कहासुनी होती है। लेकिन फाइनली नागपुर के कांग्रेस सेशन में क्या होता है, दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है उसको अपना दिया जाता है, एंड वाइड स्प्रेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैल जाती है एंड स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया है, नहीं समझ आया, कुछ भी है, डू कमेंट डाउन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। राइट, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।